नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग 11th क्लास से हिस्ट्री में हमारा चैप्टर है यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इस और यह आपका बिल्कुल संक्षिप्त नोट्स रहेगा। तो आइए देखते हैं यायावर साम्राज्य क्या होता है। यायावर साम्राज्य, यायावर मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ लोग, जो घूमने वाले, जो एक जगह स्थिर ना हो, उन्हें यायावर बोलते हैं। और साम्राज्य शब्द, जिसका साम्राज्य विस्तृत बना चुना हो, वो एक जगह स्थायित्व रहने वाले लोगों को कहते हैं। तो क्या है यायावर और साम्राज्य? एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। यायावर साम्राज्य की अवधारणा जो है विरोधात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते थे, एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकते थे। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन का प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। जो यावर लोग थे घुमक्कड़ थे, और मध्य एशिया के मंगोलों ने क्या पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक अच्छा मजबूत सैनिक तंत्र अपना बनाया, जो सैनिक शासन संचालन के लिए प्रभावी निकला। आगे देखते हैं यायावर साम्राज्यों के ऐतिहासिक स्रोत। क्या है यायावर साम्राज्य का ऐतिहासिक स्रोत? देखते हैं। इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। कुछ निर्णायक स्रोत हमें जो है चीनी भाषा से, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध मिलते हैं। हम क्या है चीनी, मंगोलियाई, फारसी, अरबी, इतालवी, लैटिन, फ्रेंच और रूसी स्रोतों से पारगमन मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है। क्या है? हम लोगों ने चीनी, मंगोलियाई, फारसी, अरबी, इतालवी, लैटिन, फ्रेंच और रूसी स्रोतों से अपना मंगोल साम्राज्य और यायावर साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ जा फिर हम आगे देखते हैं क्या है मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषताएं क्या हैं। इन्होंने क्या है 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की गई। तो क्या है मध्य एशिया में यायावर साम्राज्य की स्थापना जो है चंगेज खान के नेतृत्व में की गई थी। जो उसका साम्राज्य है यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। क्या है जो चंगेज खान के नेतृत्व में यायावर साम्राज्य की स्थापना की गई और वह कहाँ यूरोप एशिया महाद्वीप तक का विस्तृत फैला हुआ है। फिर आगे है इनकी जो व्यवस्था थी कृषि आधारित थी। क्या? कृषि पर आधारित। चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दिनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर इनको प्रभावी परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। जो ऐसे लोग नहीं थे कि कुछ भी परिवर्तन हो इनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। जैसे आम इंसान रहते हैं वैसे ये भी रहते थे। भले ही ये मध्य एशिया में रहते थे, लेकिन आम आदमी की तरह थे। और जो कृषि पर आधारित थी चीन की आर्थिक व्यवस्था, उसके से मंगोलिया के लोग दीनहीन की भावना नहीं रखते थे, बल्कि उससे दूर एक सामान्य और सामाजिक जीवन बिता रहे थे। इन समाजों ने क्या है एक विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क बना। क्या है ये दुनिया के जितने देश थे उनसे अपना संपर्क साधा और उनसे व्यापार किया और उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा, उनसे बहुत कुछ सीखा जिनसे वे महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक, आते हैं हम बर्बर के बारे में जानते हैं। बर्बर क्या है? तो बर्बर एक क्या है यूनानी शब्द है। क्या है? यूनानी शब्द है, बारबरोस शब्द से लिया गया है, जो कि बारबरोस शब्द से यहाँ उत्पन्न हुआ है, जिसका क्या होता है अर्थ? यूनानी लोग, जो गैर यूनानी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? बर्बर। यानी जो यूनान के निवासी नहीं है, बाहरी निवासी हैं और वहाँ रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? बर्बर कहते हैं। मंगोलों की सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं।
मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे। क्या है? मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे जिसमें पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे। जो क्या है, पशु पालने वाले भी थे और शिकार करने वाले भी मंगोल लोग थे। आपका आगे होगा जो पशुपालक थे, मंगोल लोग पशु पालते थे, उसमें पशु क्या थे? घोड़े पालते थे, भेड़ और ऊंटों को पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे। यहाँ छोटे छोटे शिकार भी उपलब्ध रहते थे। क्या था? जो पशुपालक थे मध्य एशिया के जो घास के मैदान में रहते थे और वहाँ क्या छोटे छोटे उनको शिकार भी मिल जाया करते थे। शिकारी संग्राहक साइबेरियाई वनों में रहते थे तथा पशुपालकों की तुलना में गरीब होते थे। पशुपालक लोग जो थोड़ा अमीर थे और जो शिकारी थे चार मध्य एशिया के, तो ये लोग क्या थे? गरीब थे। किसकी तुलना में? पशुपालक की तुलना में। फिर आते हैं चारण क्षेत्र में। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। क्या है? चारण क्षेत्र में क्या था? कुछ क्षेत्र को समय बाद क्या कृषि करना संभव था। और वहाँ पेड़ टहनियों को काट दिया जाए, साफ सफाई कर दिया जाए, जो वहाँ की भूमि थी, तो घास भी छोटे थे, कृषि के लिए बन जाती थी। लेकिन मंगोल लोग क्या कृषि को नहीं अपनाए, वो कृषि नहीं करना चाहे। फिर आगे है वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए ये परिवारों तथा कुलों का प्रसंग बना लेते थे। जो खुद की आत्मरक्षा और दूसरों पर आक्रमण करने के लिए क्या करते थे? परिवार और कुल का एक ग्रुप बना लेते थे। क्या है? अपने परिवार का जोड़ लेते थे, उसका ग्रुप बना लेते थे। और परिवार छोटा है तो अपने कुल जो बाबा दादा के जमाने से, जैसे मान लीजिए बाबा के बाबा ऐसे जोड़ के क्या करते थे? अपना एक कुल परिसंघ बना लेते थे। वे लोग पशुधन के लिए लूटमार करते थे, पशुओं के लिए लूटमार करते थे और चारागाह के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। ये अपना पशुओं को लूट के अपना ले आते थे कि बोलते थे कि मेरी पशु है, मेरा घोड़ा है, ऐसे जो भी पशु पालते थे। और उसके बाद उनको चराने के लिए उसके लिए भी लड़ाइयाँ करते थे कि यह एरिया मेरा है, यहाँ पे मेरा ही घोड़ा चरेगा, घास खाएगा। आगे क्या हो जाता है आपका? मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं। क्या है? मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं। मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, वयस्क और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था। जो मंगोल थे उनमें प्रत्येक सैनिक के पास क्या होता था? स्वस्थ रहते थे और युवा रहते थे और उनके पास हथियारबंद घुड़सवार भी रहता था। सेना में भिन्न भिन्न जातियों के संगठित लोग थे। सेना में सभी जातियों के लोग थे। उनकी सेना तुर्की मूल के और केराइट में भी शामिल थे। क्या था? उनकी सेना तुर्की मूल के और केराइट भी शामिल थे। उनकी सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। क्या है? जो मंगोलों की सेना किसके अनुसार गठित की थी? ये थी स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। आते हैं मंगोलीय जनजातीय समूहों के बारे में। मंगोलीय जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था। फिर सबसे बड़ी इकाई क्या थी? लगभग 10,000 सैनिकों की थी। जो सबसे बड़ी एक ग्रुप बनाया गया था, इकाई बनाई गई थी, 10,000 लोगों की बनाई गई थी मंगोलीय जनजातीय समूहों में से। आगे क्या है? बुखारा पर कब्जा। चलिए यही देखते हैं बुखारा क्या है। बुखारा 13वीं शताब्दी में ईरान पर मंगोलों के बुखारा की विजय का वृत्तांत एक फारसी इतिवृत्तकार जुवेनी ने 1220 ईस्वी में दिया। क्या है? 13वीं शताब्दी में ईरान पर मंगोलों के बुखारा की विजय, यानी ईरान में एक जगह था बुखारा, वहाँ पे क्या किए? 1220 ईस्वी 13वीं शताब्दी में 1220 ईस्वी के आसपास मंगोलों ने उस पर अपना आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली। और उस विजय का वृत्तांत मतलब चर्चा रचना एक फारसी कहानीकार जो इतिहासकार था जुवेनी ने अपने इतिहास में किया है। जो कि कब किया? 1220 ईस्वी में किया। उनके कथनानुसार क्या था? आइए देखते हैं जुवेनी क्या कह रहा है। इनके कथनानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान गया। क्या है? नगर की विजय के बाद चंगेज खान कहाँ गया? उत्सव मैदान गया, जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी लोग एकत्रित थे। उनमें यह संबोधित करके कहा कि अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए। क्या है?
अरे लोगों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं, और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किया। उसका कहना था कि तुम लोग जो हो सब पापी हो, पाप करने वाले हो, और जो जितना संपन्न है उतना ही ज्यादा उसने पाप किया है। क्या है? जो जितना संपन्न है वह उतना ही ज्यादा पाप किया है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, यानी मेरे पास प्रूफ क्या है, तो वो खुद को बोलता था कि ईश्वर ने मुझे तुम्हें दंड देने के लिए भेजा है। इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ, या तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हित तुम्हारे पास ना भेजा होता। क्या? ईश्वर मुझे तुमको दंड देने के लिए तुम्हारे पास ना भेजा होता अगर तुम लोग पाप ना किए होते। फिर आते हैं 13वीं शताब्दी में मंगोलों के शासन की व्यवस्थाएं क्या थी। तो 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन की व्यवस्था, 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए, और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया। क्या है? 13वीं शताब्दी में मंगोल लोग क्या एक अपना ग्रुप बना के, जनसमूह बना के उभर के आए, सबके सामने आए दुनिया में। फिर उन्होंने एक ऐसा विशाल साम्राज्य बनाया जिसे दुनिया में देखा पहले नहीं गया था। आगे उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया। क्या है? उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया अपने इतिहास, संस्कृतियों और नियम से। हालांकि मंगोलों को अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा। क्या है? हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वे अल्पसंख्यक थे। क्या था? क्योंकि वो संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक ही थे। फिर आते हैं चंगेज खान के बारे में, जिसके नेतृत्व में ये आया लोग अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। चंगेज खान का जन्म कब हुआ? 1162 ईस्वी में मंगोलिया के हुआ था। प्रारंभिक नाम इनका क्या था? तेमुजिन। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों के निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन जो है स्पेसी क्षेत्र के राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसने चंगेज खान नाम जो है अपना समुद्री खान या सार्वभौमिक नाम को उपाधि धारण की। क्या है? उसने चंगेज खान की उपाधि बाद में धारण की। समुद्री खान भी उसी को कहा जाता है। चंगेज खान को तेमजिन और चंगेज खान समुद्री खान या सार्वभौम शासक, मतलब सबके ऊपर शासक करने वाला, को उपाधि धारण की, और मंगोलों को महानायक घोषित किया। क्या किया? मंगोलों को महानायक घोषित किया। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व में इतिहास में स्थान। चलिए आगे देखते हैं क्या है चंगेज खान का और मंगोलों का विश्व के इतिहास में क्या स्थान, यानी क्या रोल रहा है। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। क्या है? मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई। क्या है? उसने मंगोलों को एकत्रित किया, एक ग्रुप बनाया अपना, एक साथ किया, और चीनियों के शोषण से मुक्त कराया। जो चीनी लोग अपना उसके ऊपर शोषण करते थे। पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते तथा बाजार को पुनर्स्थापित किया। इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। क्या? उसका शासन बहुजातीय था, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। आगे चलते हैं चंगेज खान और मंगोलों का विश्व में इतिहास। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व के इतिहास में स्थान। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। क्या? मंगोलों के लिए चंगेज खान महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, इसे आपने पढ़ चुके हैं। चीनियों द्वारा शोषण के मुक्त दिलाई, पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते बाजार को पुनर्स्थापित किया। उसने व्यापार के लिए बाजार को फिर से अपना पुनर्स्थापित किया। और जो है इसका शासन बहुजातीय था, यानी हर जात पे शासन करता, हर भाषा पे, हर धर्म पे। इसका एक रोल था सभी व्यक्तियों पे शासन करना, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, वो सभी पर शासन किया उसने। और इसके लिए क्या किया? मंगोलिया भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वह अपना फेमस भी हुआ। और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में तथा आराध्य व्यक्ति के रूप में माना जाने लगा, और लोग उसे आराध्य मानने लगे, ईश्वर मानने लगे, और एक महान राष्ट्र नायक बना कि वो देश का निर्माण करने वाला था। आगे क्या है? चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या है? तो
उसके पास कुशल घुड़सवार थे, तीरंदाजी का एक अद्भुत कौशल था उसके पास, मौसम की जानकारी हो जाती थी कि मौसम कैसा रहना, उसी अनुसार वो अपना काम आगे की लड़ाइयाँ करना है, क्या करना है, हर चीज़ का डिसाइड करता था। फिर आगे घेराबंदी की नींव भी उसकी जबरदस्त थी। नेप्ता बमबारी की शुरुआत भी उसी ने की थी। हल्के चल उपस्कारों का निर्माण किया था। फिर आते हैं चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियां। जो चंगेज खान के वंशज थे उनकी क्या उपलब्धियां थी इसको देखते हैं। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को क्या है, मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल वेब रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था, तो उस पर किया। आगे आते हैं साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा। क्या है, साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा। पूर्व के लिए अनेक समुदाय में बटे लोगों को एक प्रसंग बना। जो अलग अलग समुदाय में बटे थे उनको एक साथ जोड़ा, एक प्रसंग बनाया, क्योंकि उसको साम्राज्य निर्माण की इच्छा थी, उसके अंदर महत्वाकांक्षा थी, लालसा थी। अतः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित किया गया तथा मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। आगे हो जाएगा, उन्होंने विविध मतों यानी अलग अलग मत और आस्था वाले लोगों को भी सम्मिलित किया। जिनका अलग अलग मत था, अलग अलग ईश्वर को मानते थे, अलग अलग आस्था थी, उनको सबको एक साथ किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे। शमन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम के मानने वाले थे। क्या है, ईसाई और अंततः इस्लाम के मानने वाले थे। जबकि उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी नहीं थोपे। क्या था, सब लोग अपना अपना धर्म मानते थे, वह भी अपना बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उसने क्या है, किसी पर ये नहीं थोपा कि आप बौद्ध धर्म ही ना मानिए या इस्लाम धर्म मानिए या ईसाई धर्म। वो सबको स्वतंत्र रखता था। वो वहाँ पे सब लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को मानते थे, अपना जीवन यापन करते थे। मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां। क्या है, मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां क्या है। मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था, जिसकी उपलब्धियां निम्न है। उसने मंगोलों को संगठित किया। लंबे समय से चली आ रही कबीलाई क्या है, कबीलाई लड़ाइयाँ लड़ी और चीनियों द्वारा उनको शोषण से मुक्त कराया। जो चीनी लोग थे मंगोलों पर शोषण कर रहे थे, उनसे मुक्ति दिलाई। साथ ही उसने उसे समृद्ध बनाया और एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य भी बनाया। उसने व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। क्या था, जिससे मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य की पूरी तरह से मिटा देते हैं। आते हैं तैमूर के बारे में देखते हैं। तैमूर एवं चंगेज खान के वंश से संबंध। क्या था, तैमूर से और चंगेज खान के वंश से संबंध। तो बात है 14वीं शताब्दी की के अंत की। क्या है, 14वीं शताब्दी के अंत की में एक अन्य राजा तैमूर था, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था। जो जैसे क्या है, चंगेज खान विश्वव्यापी साम्राज्य चाहता था, वैसे तैमूर भी चाहता था। तो उसने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का भी अनुभव किया, क्योंकि यह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब चंगेज खान की मृत्यु हो गई उसके बाद वह अब खुद का राजा बनना चाहता था, लेकिन वो संकोच रखता था कि मैं चंगेज खान का वंशज नहीं हूँ तो कैसे बनूंगा।
तो उसने एक दिमाग लगाया, तब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की। क्या किया? उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की और अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में क्या बोलता है कि मैं चंगेज खान के परिवार का दामाद हूँ। क्या हूँ? चंगेज खान के परिवार का दामाद हूँ। आते हैं यास, देखते हैं यास क्या है। यास, यास को प्रारंभिक स्वरूप में यशाक कहते थे। यशाक लिखा जाता। क्या? यास को प्रारंभिक स्वरूप में यशाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने सन 1206 में कुरलताई में लागू किया था। क्या लागू किया था? कुरलताई में लागू किया था। इसका अर्थ है विध। क्या है? विध यानी कानून, आज्ञाप्त, आदेश, यानी जो कानून नियम आदेश है उसको कुरलताई में लागू किया था। कब किया था? 1206 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसमें प्रशासनिक विनियम है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली। क्या है? आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगोली शासन व्यवस्था में यास की भूमिका क्या है? मंगोली शासन व्यवस्था में यास की भूमिका है। यास क्या है? प्रारंभिक स्वरूप में वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरलताई में लागू किया था। अर्थ क्या था? विध, अज्ञात और आदेश, आखेट, सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनियम। अर्थ में परिवर्तन के कारण 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन किया गया। उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक समाज की भी स्थापना की गई। अपनी पहचान व विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा भी किया गया। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया गया। चंगेज व उसके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकृत की। क्या है? चंगेज और उसके वंशजों को मंगोलों से निकटता स्वीकृत की गई। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार। यास से वंशज, यास के वंशज से और कबीलाई पहचान बरकरार रही। पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास, जो हारते थे उनके ऊपर नियम कानून बनाने का उसके ऊपर उसके पास जो था आत्मविश्वास था। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था। यास जो था चंगेज खान की कल्पना शक्ति यानी सोचने की क्षमता, इमेजिन करने से वह काफी प्रेरित था। वह भी वही करना चाहता था। विश्वव्यापी मंगोल राज की संरचना में सहायक था। जो भी विश्वव्यापी मंगोल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था उसके लिए बहुत सहायक था, यानी हेल्पफुल था। आगे है क्या? 13वीं शताब्दी के पूर्वाध है। 13वीं शताब्दी से पहले, पूर्वाध मतलब पहले की बात है, वो युद्धों से हानियां, जो 13वीं शताब्दी से पहले युद्ध हुए थे उनसे हानियां। चाहे 13वीं शताब्दी हो चाहे जब हो, युद्ध में हमेशा क्या होती है? हानियां होती हैं। तो आइए देखते हैं 13वीं शताब्दी से जो पहले युद्ध हुए थे उनमें हानियां क्या हुई थी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इन युद्धों से अनेक नगर नष्ट कर दिए। क्या युद्ध होगा तो नष्ट होंगे नगर, कृषि भूमि को भी हानि होगी और व्यापार भी चौपट हो जाएगा, क्योंकि आवागमन सब बंद हो जाएगा तो व्यापार भी ठप हो जाता है। आगे है दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जो भी वस्तु बनते थे उनका भी व्यवस्था लटपट हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे अधिक कहीं दास बना लिए गए, मतलब गुलाम बना गए। सैकड़ों हजारों लोगों को मारा भी गया, उनकी जान भी गई और हजारों लोगों को क्या किया गया? दास बना लिया गया। सम्राट लोगों से लेकर कृषि वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ गया। समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, यानी लोगों, सम्राट लोगों से और कृषि वर्ग तक लोगों को कष्ट से सामना करना पड़ा। फिर आते हैं मंगोल साम्राज्य का पतन। किसी साम्राज्य का पतन कब होता है, क्यों होता है, इसको देखते हैं। मंगोल के पतन के मौलिक कारण थे। क्या है? मंगोल के पतन के मौलिक कारण थे उनकी संख्या बहुत कम थी। क्या थी? उनकी संख्या बहुत कम थी। वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। क्या है? वे लोग अपनी प्रजा के अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध, अपनी सभ्यता का विजित देशों की सभ्यता से मिलाना। क्या उनकी मंगोलों का पतन का सबसे बड़ा कारण यह था कि उनकी संख्या बहुत कम थी और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, मतलब जानकार समझदार बहुत कम थे। उनकी जो प्रजा थी बहुत कम समझदार थी, संख्या में भी कम थी
और उनके अंदर आपसी विरोध भी था और अपनी सभ्यता को विजेत देशों की सभ्यता में मिलाना, जहाँ भी जाते थे अपनी सभ्यता को वहाँ के देशों को मिलाने लगते थे कि वहाँ फिर मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया गया। क्या है? मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को भी अपनाया गया था। तो आपने देखा यायावर साम्राज्य का पूरा विस्तृत जो आपका चैप्टर है क्लास 11th की हिस्ट्री का, उसमें उसको मैंने पूरा चैप्टर को बिल्कुल संक्षिप्त कर दिया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको ज़रूर अवगत कराएं। अगर कुछ कमियां लगती हैं तो अभी बताएं, जिससे हम उसको सुधार करके आपकी बेहतरीन शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकें। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद साथियों।